तो वेलकम टू शिक्षा कॉर्नर। एक बार फिर से हम एक नए सीरीज को लेकर चलेंगे। यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस जो पीजी के छात्र हैं, ठीक है, उनके सेमेस्टर्स वाइज हम क्वेश्चन आंसर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे हम लिखेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा और उसको मैं समझाता हुआ चले जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैं पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है पॉलिटिकल थाउट्स का, उसका एक क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के समाजवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और ये पिछले 1-2 साल में ये क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट मोड में आ रहा है, ठीक है। तो उसी का आंसर है कि जयप्रकाश नारायण के बारे में लिखना, उनके समाजवादी सिद्धांत के बारे में, जो कि उनका समाजवादी सिद्धांत जो था वो क्या हो रहा, वो बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या रहा, वो एक जगह स्थिर समाजवादी सिद्धांत नहीं है। पहले वो कुछ उसका रूप अलग था, बाद में कुछ उसका रूप अलग हो गया। तो आगे चलते हैं। जो परिचय में हम लोग इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है, लोकनायक, सबसे पहले इन्हें जो है जयप्रकाश नारायण, इन्हें गांधी जी ने एक समाजवाद का सबसे बड़ा भारतीय विद्वान इन्हें माना था, ठीक है। क्योंकि ये समाजवाद का अगर जनक बोला जाएगा भारत में तो ये लोकप्रकाश नारायण ही है। जयप्रकाश नारायण जो है 20वीं सदी के भारत के सबसे प्रमुख समाजवादी नेताओं और विचारकों में से एक थे। भारत में समाजवाद की अलग अलग जगाने और उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालने की का मुख्य श्रेय श्री जेपी को ही जाता है। उनका समाजवाद किसी एक ढर्रे पे नहीं जाता, बल्कि समय और अनुभवों के साथ लगातार बदलता और विकसित होता गया। तो उनका समाजवाद विकसित समाजवाद है, ठीक है, बढ़ता हुआ समाजवाद है, कहीं एक जगह पे रुका नहीं है। जयप्रकाश नारायण के समाजवाद का मूल्य उद्देश्य जो था, मैं अगर बता दूं तो समाजवाद का उनका मूल्य उद्देश्य जो था वो था अधिकतम समानता पे था, ठीक है। अधिकतम समानता से क्या मतलब है उनका, कि समाज में समानता जो होगी वो मैक्सिमम लेवल पे होना चाहिए। और हाँ, वो पूर्ण समानता के पक्षधर नहीं थे, वो पूर्ण समानता नहीं चाहते थे, लेकिन वो अधिकतर समानता जरूर चाहते थे, ठीक है, अधिकतम समानता चाहते थे, ठीक। अब क्या है, आगे जाते हैं कि जयप्रकाश नारायण का समाजवाद का विकास कैसे हुआ। पहले वो देखना है कि जयप्रकाश नारायण का समाजवादी चिंतन जो था उसको 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ा। 3 चरण है, उससे गुजरना पड़ा। सबसे पहला चरण है मार्क्सवादी, दूसरा चरण है लोकतांत्रिक समाजवाद, और तीसरा चरण है आपका आगे है गांधीवादी और सर्वोदय समाजवाद, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं मार्क्सवादी चरण। इसमें क्या था कि जब अमेरिका में वो पढ़ाई कर रहे थे तो वो कार्ल मार्क्स, लेनिन जैसे विचारकों से बहुत प्रभावित हुए थे, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि वर्ग संघर्ष और क्रांति जो है समाजवाद को लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी बात को उन्होंने यहाँ पे लिखा है। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या था, जब वो यूएसए से भारत लौटने पर जब वो यूएसएसआर जो सोवियत संघ था उसके समाजवाद को देखे तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे तानाशाही समाजवाद है, ठीक है। वहाँ पे तानाशाह के माध्यम से सभी को जोड़ के रखा गया है और लोगों में समानता फैलाई गई है, लेकिन वो इससे प्रभावित नहीं हुए। जब उन्होंने भारत में आके देखा तो उन्हें ये मतलब अंदर से आया कि क्या है कि हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है, स्वतंत्रता होगी और समाजवाद होगा तब ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो वही कहते हैं कि 1934 में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, जब उनका मार्क्सवाद से मोह भंग हो गया था। अब वे मानने लगे कि समाजवाद तो जरूरी है, लेकिन वह लोगों की आज़ादी छीन कर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उनका जो लोकतांत्रिक समाजवाद था वो ऐसे कह सकते हैं कि जो आर्थिक समानता हो और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी हो। तो ये चीज़ जो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये मार्क्सवाद में नहीं था, ठीक है। और जो कि क्या है हमारे समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद में ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो ये दोनों मिला के ही जेपी का लोकतांत्रिक समाजवाद बना 1930 के दशक में। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में डाल दिया हूँ। इसको आप लिख भी सकते हो या तो नहीं भी लिख सकते हो। ये 4 पॉइंट मैंने डाला है लोकतांत्रिक समाजवाद पर, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे। 1930 के दशक में भारत लौटने पर जेपी के विचार में बड़ा बदलाव आया। क्या देखा उन्होंने कि मार्क्सवाद और समाजवाद के नाम पे जोसेफ स्टालिन जो थे वहाँ पे वो तानाशाही चल रही थी, उनका आम जनता की आज़ादी छीन गई थी, और जयप्रकाश नारायण को ये मंजूर ही नहीं था। बाद में इसी के बाद उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें कुछ मुख्य बातें हैं। क्या बातें? स्वतंत्रता और समानता का समन्वय। जेपी ने साफ कहा कि पूंजीवाद में केवल आज़ादी होती है पर समानता नहीं होती है। तो सोवियत संघ के समाजवाद में समानता लाने के चक्कर में आज़ादी छीन ली गई थी, लेकिन जयप्रकाश नारायण एक ऐसा समाज चाहते थे जो आर्थिक समानता भी मिले और अपनी बात कहने की आज़ादी भी सुरक्षित रहे, ठीक है। तो उन्होंने ये समझा, उन्होंने कहा था कि रोटी के लिए स्वतंत्रता का बलिदान नहीं दिया जा सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना उन्होंने 1934 में की थी, ठीक है। इस प्रकार
वो क्या करना चाहते थे, जमीन पर उतारने का काम करना चाहते थे कि नहीं, जमीन पर उतारने नहीं, जमीन पर उतारने के लिए जेपी ने आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और मीनू मसानी के साथ मिलकर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। अब इसका उद्देश्य क्या था, कांग्रेस के भीतर रहकर आज़ादी की लड़ाई लड़ना और साथ ही देश की भावी राजनीति को समाजवादी और लोकतांत्रिक दिशा देना था इनका महत्व। ठीक है, आगे चलते हैं। शांतिपूर्ण संवैधानिक साधनों पर बल, जो जैसे क्या था होता था मार्क्सवादी में, क्या होता था, मार्क्सवादी जो समाजवाद था वहाँ पे था कि वहाँ पे तानाशाह का किया जाता, हिंसात्मक रूप से समाजवाद को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन जो हमारे जयप्रकाश नारायण हैं वो हिंसात्मक रूप के पक्षधर नहीं थे। वे चाहते थे कि लोकतंत्र के माध्यम से हम समाजवाद को, अहिंसात्मक साधनों से समाजवाद को पाया जा सकता है। ठीक है, मार्क्सवाद जहां समाजवाद लाने के लिए खूनी क्रांति, हिंसा, हथियारों का समर्थन करता है, जयप्रकाश नारायण लोकतांत्रिक समझ में हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, यही बात लिखा है। उन्होंने कहा कि भारत में समाजवाद लाने के लिए चुनाव, संसद, कानून और शांतिपूर्ण आंदोलन जैसे लोकतांत्रिक तरीकों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब राज्य की तानाशाही का विरोध किया उन्होंने। बोला कि किस तरह से विरोध किया कि जेपी इस बात के खिलाफ थे कि देश की सारी संपत्ति, जमीन, कारखाने सरकार के नियंत्रण में आ जाए। उनका मानना था कि अगर सब कुछ सरकारी हो गया तो सरकारी तंत्र क्या हो जाएगी, अगर सरकारी तंत्र के अंदर सब कुछ आ जाएगा तो वही लोग जो अफसर है, सरकारी अफसर, नेता जो है वो तानाशाह बन जाएंगे। और जयप्रकाश नारायण ये नहीं चाहते थे। अन्य जो हमारे समाजवादी नेता लोग हैं वो लोग चाहते थे कि सरकार के पास चली जाए तो क्या हो जाएगा, लोगों में समान वितरण होगा, आय का, आर्थिक समानता, सभी के पास अवसर रहेगा। पर वो एक प्रैक्टिकल बात नहीं था, वो मतलब वैचारिक बात था। इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने इसका विरोध किया, खंडन किया कि सरकारी अफसर और नेता तानाशाह बन जाएंगे। इसलिए वे सरकार की शक्ति को सीमित रखना चाहते थे और जनता के नियंत्रण को बढ़ाना चाहते थे कि जनता ही ये सब चीज़ में नियंत्रण को अपने हाथ में ले। ठीक है, और सरकार की शक्ति को थोड़ा सा सीमित करना चाहते थे। अब गांधीवादी, लास्ट पॉइंट है इसका, गांधीवादी सर्वोदय समाजवाद क्या है। 3 चरण था, तीसरा चरण ये है। आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने सत्ता की राजनीति छोड़ दी थी और वो फिर विनोबा भावे से प्रभावित हुए थे और विनोबा भावे के जो भूदान आंदोलन था उससे वो जुड़ गए थे। यहाँ उनका समाजवाद पूरी तरह से गांधीवादी मूल्य जो से अहिंसा, नैतिकता और सर्वोदय पर आधारित हो गया था। क्योंकि ये जो भूदान आंदोलन है और सर्वोदय जो है वो किनसे जुड़ा हुआ था, विनोबा भावे। और सर्वोदय शब्द जो था वो गांधी जी का ही इच्छा था, उसी को विनोबा भावे ने आगे बढ़ाया था और उनसे ये जुड़ गए जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण के सामाजिक सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें हमको लिखना एग्जाम में बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली विशेषता जो है ये आर्थिक समानता और न्याय। तो जयप्रकाश नारायण पूंजीवाद के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि देश के संसाधनों पर कुछ गिने चुने अमीरों का हक नहीं होना चाहिए। वे भूमि सुधार के पक्ष में थे, यानी जो किसान जमीन पर हल चलाता है जमीन उसी की होनी चाहिए। समझ में आया। आगे चलते हैं। सत्ता और अर्थव्यवस्था पर विकेंद्रीकरण। मार्क्सवादी समाजवाद में सारी ताकत सरकार या राज्य के हाथ में होती थी, जिससे तानाशाही का खतरा रहता था। लेकिन जयप्रकाश नारायण इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि ताकत दिल्ली या राज्य की राजधानियों में बंद रहने के बजाय गांव और ग्राम सभाओं के हाथ में होना चाहिए। मतलब वो चाहते थे कि जो ग्राम पंचायत जो होता है वहां तक ताकत मिले, वहां तक शासन का अधिकार जो हो वहां तक मिले। वो इस लेवल को तक शासन को लाना चाहते थे। तीसरा पॉइंट है कुटीर और लघु उद्योग को बढ़ावा। वे नेहरू जी के भारी औद्योगिकरण के विरोधी थे। वे चाहते थे कि सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं रहे, छोटे छोटे भी कुटीर उद्योग भी रहे, स्मॉल इंडस्ट्री भी रहे। उस बात पे वो जोर देते ताकि भारत के हर हाथ को, मतलब हर एक नागरिक को काम मिल सके। वो इस बात के समर्थक थे। चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जयप्रकाश नारायण ने साफ शब्दों में कहा कि रोटी के लिए आज़ादी का सौदा नहीं किया जा सकता। उनके समाजवाद में हर नागरिक को अपनी बात कहने, लिखने, सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार था। तो ये था उनका व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब आते हैं राजनीतिक में नैतिकता। तो उनके समाजवाद में नैतिकता का होना बहुत जरूरी है, जो कि मार्क्सवाद में नहीं देखा जाता। वे राजनीति को केवल कुर्सी या सत्ता का खेल नहीं मानते थे। उनके समाजवाद का आधार नैतिक और मानवीय मूल्य थे। उनका मानना था कि जब तक समाज के लोगों के भीतर लालच खत्म नहीं होगा तब तक सच्चा समाजवाद नहीं आ सकता। अब जयप्रकाश नारायण का समाजवाद तो हो गया, पर अगर क्वेश्चन में अगर इस तरह है कि आलोचनात्मक परीक्षण भी कीजिए तो समाजवाद को आपको सबसे पहले डिस्क्राइब करना है, उसके बाद आपको उसका आलोचनात्मक परीक्षण भी करना है, क्रिटिकल इवोल्यूशन लास्ट में करना होता है। अब क्या है,
अब आलोचनात्मक परीक्षण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उसके सकारात्मक पक्षों को लिखेंगे और कुछ नकारात्मक पक्षों को, दोनों को लिखेंगे, ठीक है, खूबियां को लिखेंगे। तो ये जो था जयप्रकाश नारायण का समाजवाद जो था, वो विदेशी समाजवाद को भारत की जमीनी हकीकत के अनुसार ढाला। समाजवाद तो उनका विदेशी समाजवाद के अनुकूल ही था, लेकिन उसको भारत की जमीनी हकीकत, ठीक है, मतलब भारत की जमीनी हकीकत, गांव, किसान, जातिवाद के अनुसार ढाला। त्याग की राजनीति, जयप्रकाश नारायण ने खुद कभी कोई सरकारी पद या प्रधानमंत्री का कुर्सी स्वीकार नहीं की, जिससे उनके सिद्धांतों की पवित्रता हमेशा से बनी रही। नकारात्मक पक्ष क्या है, यह अत्यधिक आदर्शवादी था, टू यूटोपियन। आलोचकों का कहना है कि केवल नैतिकता और हृदय परिवर्तन के भरोसे अमीरों से उसकी संपत्ति छुड़ाकर समाजवाद लाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, कि सारा अमीरों का जो पैसा है वो गरीबों में बांट देना सिर्फ नैतिकता के बल पे वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वो मतलब वो व्यवहारिक रूप से सफल नहीं हो पाएगा। अस्थिर रोड मैप, जयप्रकाश नारायण के विचारों में लगातार बदलाव, मार्क्सवाद से सर्वोदय तक, ठीक है, सबसे पहले मार्क्सवाद आया, फिर लोकतांत्रिक समाजवाद आया, लोकतांत्रिक समाजवाद से फिर सर्वोदय तक आए। तो होने के कारण उनके अनुयायी कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि उनका अंतिम ठोस कार्यक्रम क्या है। वो ये सोचने लगते हैं, उनके अनुयायी जो उनके फॉलोअर्स है, कि अब ये और किस विचारधारा से जुड़ जाएंगे। अब निष्कर्ष पे आते, कंक्लूड करना है पूरा। निष्कर्षतः यह कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण का समाजवाद कोई किताबी या रूढ़िवादी सिद्धांत नहीं था। उन्होंने मार्क्सवाद की कमियों को समझा, उसमें कुछ सुधार किया और लोकतंत्र और गांधीवाद से जुड़ गए। भले ही उनका समाजवाद पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर सका, लेकिन उन्होंने देश को एक नया रास्ता दिखाया। लोगों में वो अपने अधिकारों के प्रति सजगता को बढ़ाया कि सच्चा समाजवाद वही है जहां देश के सभी गरीब और अंतिम व्यक्ति को रोटी के साथ साथ सम्मान मिले, आज़ादी भी मिले। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण का समाजवाद कंप्लीट होता है। थैंक यू।